देखिए भैया, आज हम भूगोल में पाठ 6 प्राकृतिक एवं वन्य जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ के अंदर अपन चलते हैं, थोड़ा सा पाठ को पढ़ते हैं। तो एक लड़की है सलीमा, अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। गर्मी की छुट्टियों से वह अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई और उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वहाँ स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देख करके कितनी हैरान हो रही थी कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां, संतक पुकार, वितान लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे। जब स्थलाकृति थी तब तो सागवान के वो पेड़ दिखाई दिए, साल और सागवान के। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंची तो शंकावकार वितान और लंबे वृक्ष नुकीले पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष के लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो रोडोड्रेकान के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते से उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर वृक्ष से ढकी है। अब जैसे जैसे ऊंचाई पे गई, रोहतांग दर्रे के पास पहुंची तो उसने छोटी छोटी घास, कुछ स्थानों पर बर्फ जमी हुई देखी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि वनस्पति की, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे तो जलवायु में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है और वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि, उनका विकास तापमान एवं नमी के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है, यानी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है। अब कौन से भागों में विभाजित किया जाता है? पहला वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ी। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान है और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में ही ज्यादातर वन तैयार होते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सघन यानी भयंकर ज्यादा। दूसरा आता है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में ही विकसित होते हैं। घास स्थल कहाँ होते हैं? जहां पर कम मीडियम साइज की बरसात होती है। फिर कांटेदार झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्र में ही पैदा होते हैं। जहां का मौसम शुष्क होता है उन्हीं इलाकों में कांटेदार झाड़ियां तैयार होती है। अब सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों के बारे में बताया।
विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उसने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई चीजें बताई। तो सलीमा समझ गए कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार के बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती है उनमें बदलाव का मुख्य कारण क्या रहा? जलवायु। तो आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं वन। क्या आते हैं? वन। वन में भी पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहला कौन सा वन आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इन क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो यहाँ का जो मौसम होता है, वर्ष भर यहाँ बरसात होती है, हवा में नमी रहती है, शुष्क नहीं रहता, इसलिए यहाँ पेड़ की पत्तियां नहीं झड़ती, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, यानी सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोड, आपनोस, महावनो आदि पाए जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? दृढ़ काष्ठ वृक्ष, रोजवुड, आमनोस और महागनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। फिर अगला आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ये मानसून की जब वर्षाएं होती है तब ये तैयार होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पानी को संरक्षित रखने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए यहाँ शुष्क मौसम में वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए काम आते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने जानवर शेर, बाघ, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि है। इसके बाद में आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते, महाद्वीप के द्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और इसके बाद में आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, यानी कि ठंडे इलाके के।
जिसमें उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीस आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं और फ्रिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब हम शेष अगले कालांश में हम इस आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।